all BCA, BSc-CS, BSc-IT, BCCA, BVOC students, now take the benefits of C language important questions of Unit 3 and Unit 4. If you want PDF of this question, you can just go to description and fill the given form. Let's start. Once again, welcome to DSOF Computer Training Center. कल हम लोगों ने यूनिट 1 एंड 2 का सी लैंग्वेज का वीडियो अपलोड किया था. उसको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें हमने यूनिट 1 में सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एज वेल एज यूनिट 2 में लूपिंग, इफ और उनके सारे प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें करने से आपको फिक्स क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे, सो दैट आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो या जिसकी पढ़ाई नहीं हुई वो पेपर अच्छे से निकाल सकते हैं. ऐसे मैंने जो कंफर्म आने वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं उसके बारे में कल आइडिया दी. और जैसे मैंने कल आपको बताया कि पूरा का पूरा सी मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको सी का सॉफ्टवेयर ओपन करके स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम रन करके कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब नहीं कर सकता हूँ जो हम लोग हमारे रेगुलर क्लासेस में करते हैं, विच विल टेक 2.5 months or maximum 3 months to understand C language in depth and which is needed for your career, जो मैंने ऑलरेडी कल आपको बताया था. ठीक है, अभी टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अभी जंप कर रहे हैं यूनिट 3 एंड 4 पे. 3 और 4 के भी कौन से क्वेश्चंस है जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं, और वो क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको श्योर शॉट क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं. यू कैन राइट द आंसर फॉर देम. ओके, तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस है और उसको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज आपके पास आज का दिन है, कल आपका पेपर है. मिनिमम आपने ये वीडियो देखने से आपको इतना फायदा तो हो ही जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से क्वेश्चन पे नहीं करना है. फिर से वही बात है, जो स्टूडेंट्स DSOF में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आपके कॉलेजेस से, आम्बेडकर कॉलेज, शिवाजी साइंस, प्रेरणा कॉलेज, कमला नेहरू, VMV कॉलेज, लॉट ऑफ कॉलेजेस आर देयर जिसमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको वही प्रॉब्लम है कि सर आपने 3rd और 4th यूनिट में बहुत सारे प्रोग्राम पढ़ा है, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स. 3rd यूनिट का मतलब होता है फंक्शन, 1D अरे, 2D अरे, स्ट्रिंग हैंडलिंग, दैट इज ऑल अबाउट द यूनिट 3. यूनिट 4 की हम बात करते हैं तो पॉइंटर, फाइल हैंडलिंग एज वेल एज स्ट्रक्चर. तो इसमें भी लॉट ऑफ प्रोग्राम्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये प्रॉब्लम है जो करंटली स्टूडेंट पढ़ रहे हैं. फिर उसमें से सर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कितना कम से कम हम पढ़ें. फिर से वही बात, एग्जाम के लिए बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ने से भी एग्जाम हम निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छी कोडिंग आने के लिए हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम अच्छी प्रोग्रामिंग सी सीख सकते हैं. और सी अगर अच्छा सीखा तो ही नेक्स्ट सेम का हमें C+ समझ में आएगा, आगे 3rd सेम का डेटा स्ट्रक्चर समझ में आएगा, और ऐसे करते करते जावा और सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. और फाइनली इन सब स्टूडेंट जैसे हम लोग अच्छे कंपनी में प्लेस हो सकते हैं. फाइनली हम एजुकेशन ले क्यों रहे हैं कि कुछ अच्छा करियर बनाने के लिए, तो वो अच्छा करियर बनाने के लिए हमें कोडिंग बहुत डेप्थ में सीखना ज़रूरी है. ठीक है, बट सर अभी हमें समय नहीं है, कल हमारा पेपर है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ. यस, उसी के लिए वीडियो बनाया है. ठीक है, तो अब मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली आप देख सकते हैं कि इफ़ की अगर हम बात करते हैं तो इफ़ में हम लोग इतने सारे प्रोग्राम पढ़ते हैं नॉर्मल क्लासेस में, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर, तब जाके आपकी प्रोग्रामिंग पक्की होती है. देखो कैरेक्टर के प्रोग्राम, इतने सारे प्रोग्राम, देन हम जाते हैं यहाँ पे अगर लूप के प्रोग्राम, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर, यू कैन सी इतने सारे प्रोग्राम हैं. जबकि इसमें से एग्जाम के लिए जरूरी कितने हैं, हार्डली 10 से 15 प्रोग्राम, नॉट मोर देन दैट. then why you are wasting the time sir to teach all this program. तो ये आपको अभी कितना भी बोलूँगा तो मैं समझ में नहीं आएगा. जैसे समय आगे जाएगा, जैसे सबकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, तब आपको इन चीज़ों की याद आएगी कि हाँ यार ये सब कोडिंग बहुत डेप्थ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो आप देखो नेस्टेड लूप जिसमें हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं 1 2 3 4 का, फंक्शन, तो यहाँ तक के जो टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक है यूनिट 1 2 के. फिर 3rd टॉपिक से शुरू होता है आपका यूनिट 3, फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, रिकर्शन, ये 3rd यूनिट का है. उसके साथ साथ 1D अरे, 2D अरे एंड स्ट्रिंग. 4th यूनिट की बात करेंगे तो पॉइंटर, फंक्शन पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड फाइल हैंडलिंग. नॉर्मल फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे हम
तो इतने सारे प्रोग्राम्स आप देखो, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट डीसॉफ के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सुन रहे हैं, आपको पता ही है कि हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर ऑन स्ट्रक्चर। अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग की तो अगेन लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर ऑन स्ट्रिंग। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर टॉपिक में। अगर हम 1D अरे की बात करते हैं तो 1D अरे में आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्रोग्राम हैं। इंसर्शन इन अरे, डिलीशन इन अरे, अरे में लार्जेस्ट एलिमेंट निकालो, अरे में एलिमेंट सर्च करो, बाइनरी सर्च करो, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर जो हमारे नॉर्मली अरे पे वर्क कर रहे हैं। तो इतने सारे प्रोग्राम हम लोग 1D अरे में हैं, इतने सारे प्रोग्राम हमारे 2D अरे के हैं। 2D अरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, किस तरह से हम लोग 2D अरे इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह से दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ट्रांसपोज करते हैं। तो लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर ऑन 2D अरे। ओके, उस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं तो लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करना है, स्ट्रिंग को कॉपी कैसे करना है, स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करना है, स्ट्रिंग को जोड़ना कैसे है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कैसे करना है, एंड लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर रिगार्डिंग विद द स्ट्रिंग। अगर हम पॉइंटर की बात करते हैं तो पॉइंटर में नॉर्मल पॉइंटर कैसे यूज करते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर कैसे यूज करते हैं, इस तरीके से हमारे सारे प्रोग्राम्स रहते हैं पॉइंटर पे। स्ट्रक्चर, यूनियन, फाइल हैंडलिंग, दीज आर ऑल द टॉपिक्स जिसके अगर हम काउंट करने बैठे तो 200 से ऊपर हमारे प्रोग्राम होते हैं जो हम नॉर्मल क्लास में पढ़ते हैं, और वो सारे प्रोग्राम करेंगे तो आप सी में एक्सपर्ट बनते हो। ठीक है, एक्सपर्ट बनने के लिए अभी आज तो समय नहीं है, बाद में समय मिलेगा तो मैं एक्सपर्ट के बारे में सोचेंगे। तो सर अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से उस पर जल्द से जल्द जंप करो, हमारे पास समय वैसे ही कम है। यस, आई एग्री विथ यू, मुझे भी इस चीज़ का पूरा एहसास है कि नहीं, दिस इज अ क्रूशियल टाइम फॉर यू एंड आई डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, चलो कम टू द पॉइंट। तो अगर हम लोग अभी आते हैं यूनिट 3 एंड 4 पे, ओके, तो क्लियरली पहले समझ लो, आप सब लोग बहुत अच्छे समझ लो क्या चीज को। आपको क्या हो रहा है, आपके पेपर में आपको 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन 5 मार्क के आइदर में, और में 2 क्वेश्चन 5 मार्क के और में, और 1 क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क का कंपलसरी। अगेन 12.5 मार्क्स ऑन यूनिट 3, 12.5 मार्क्स ऑन यूनिट 4, बराबर है। अब क्लियरली समझ लो कि 5 मार्क का क्वेश्चन आपको लगता है कि आप जो एग्जाम अभी देने वाले हो कल, उसमें एक 5 मार्क का क्वेश्चन आपका पक्का होना चाहिए यूनिट 3 में। ठीक है, तो आई विल गारंटी you will get one question 100% on 5 mark on this function concept, on this function concept। फंक्शन क्या होता है, उनके कंपोनेंट कैसे होते हैं, फंक्शन के अलग अलग प्रोटोटाइप कैसे होते हैं। प्रोटोटाइप मतलब ही होता है कंपोनेंट, मतलब फंक्शन नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट रिटर्न। अब जो स्टूडेंट मुझसे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो सर हो गया ना सर, कितना पक्का हो गया हमें, क्या आप बार बार वही चीज बता रहे हैं, इनका पक्का हो गया है। फंक्शन ये हमारे सी प्रोग्रामिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके कॉपी में डेट लिखी हुई है। मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं कि देखो बेटा आज हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ये डेट को ध्यान रखना। मैं चैलेंज देता हूं आपको भरोसे के साथ बोलना चाहता हूं कि आपका बीएससी बीसीए कंप्लीट होने के बाद जब आप जॉब के लिए जाएंगे, या इवन जॉब के पहले ही जब आप जावा पढ़ने जाएंगे, ओरेकल पढ़ने जाएंगे, डॉटनेट है, पीएचपी है, C++, डेटा स्ट्रक्चर है, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट दिस टॉपिक। विच टॉपिक? फंक्शन। बोल बोल के बोर हो गए बच्चे, और इतना पक्का उनका हो गया वो, उसका क्वेश्चन आपका 5 मार्क का एग्जाम में आता ही है। हाँ क्या सर, चलो अभी लेके बैठते 1 घंटा फंक्शन को रट्टा मार लेते हैं, समझा है तो देख लेते हैं, नहीं समझा है तो मगअप कर लेते हैं। अपने को पेपर निकालने से मतलब, मगअप करो जैसे भी करो, फिलहाल पहला उद्देश्य पेपर है, बाद में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हमें आता कितना है, वो नेक्स्ट स्टेप है, बट पहला स्टेप अभी पेपर है। तो इसमें फंक्शन एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। फिर प्रॉब्लम क्या है सर, ठीक है हमने फंक्शन का बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लिया, ओके सर डन। आप बहुत सारे एग्जाम्पल हो देख लिए, कितने एग्जाम्पल है? 3 ही एग्जाम्पल है, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट रिटर्न, बराबर है। वो कैसे एग्जाम्पल है क्या है वो भी मैं आपको ओवरव्यू कर रहा हूं, डोंट वरी। अब ये भी आपने कर लिया प्रिपरेशन,
सर लेकिन एक से काम नहीं चलता ना सर, हमारा क्या होता है पता है क्या, हमें आइदर साइड में एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क का और इधर और साइड का एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क का। सर काम कैसे चलेगा? बेटा गलती से भी ये 2 क्वेश्चन सॉल्व मत करो, कोई सेंस नहीं, सीधा कट करेंगे, मेहनत पानी में जाएंगे। सर कौन सी मेहनत सर, वैसे भी तो हमको आता नहीं था, लिख के आ गए। नहीं, ऐसा मत करो, इट्स अ बैड इंप्रेशन। तो क्या करना है, एक तो हमें आइदर साइड के 2 सॉल्व करने या और साइड के। तो मान के चलो कि फंक्शन का क्वेश्चन आपको कल के पेपर में आया मतलब आता ही है। अब वो आया आइदर साइड में या फिर आया और साइड में। अगर आइदर साइड में आया तो उसके साथ सर दूसरा कौन सा आएगा ये बताओ। तो हमारा काम भी बन गया सर, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम थ्रू आउट अ डे, 2 घंटे पढ़ाई की कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? तो फंक्शन का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो आपको आने ही वाला है। अब इसके साथ कौन सा आएगा, तो इसके साथ चांसेस है कि आपको स्टोरेज क्लास का आ जाएगा। अगर ये आ गया तो आपकी तो बात ही बन गई। कौन से बच्चों की बात बन गई? जिनको प्रोग्रामिंग आती नहीं है उनकी बात ही बन गई। जस्ट 2 क्वेश्चन मिल गए उनको, अरे उनको कुछ नहीं आता, इंसर्ट एन एलिमेंट इन अरे, डिलीट अ एलिमेंट फ्रॉम द अरे, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रोग्राम? इंसर्ट एलिमेंट इन, राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट एलिमेंट इन द अरे, राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द अरे, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एलिमेंट यूजिंग linear सर्च, sequential सर्च, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द अरे यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड, write a program to add 2 matrices, write a program to multiply 2 matrices, write a program to transpose 2 matrices, transpose the matrix, sorry. Are you getting this? Write a program to initialize or declare 1D array as well as 2D array. ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, एक भी प्रोग्राम हमने प्रिपेयर नहीं किया, हमें एक भी प्रोग्राम नहीं आता, इसका मतलब हमें सी नहीं आता, फिर भी हम आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। सर हाउ दिस इज पॉसिबल? अरे क्यों पॉसिबल नहीं है? कल ही मैंने बताया, एग्जाम का पेपर निकालना और अच्छा हमें कोडिंग आना, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। कितना अंतर है बेटा? जमीन और आसमान का। मतलब नॉर्मल आपका एक चाइना का जो मोबाइल होता है ना 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का मोबाइल आ जाता है चाइना का, है ना, उसमें और इस आईफोन में, है ना, जो शायद 1.5 लाख का होगा। अब एक 1.5 लाख का मोबाइल और 5,000 के मोबाइल में हम क्या कंपैरिजन करेंगे यार? क्या कंपैरिजन करेंगे? समझ में आ रहा है? इसलिए एग्जाम का पेपर निकालना, उसकी स्टडी और एक्चुअली बहुत अच्छा कोडिंग पढ़ के अपना करियर बनाना, उसकी स्टडी और उसके पीछे मेहनत, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में हमें अप्रोच जो है वो अलग है। सर छोड़ो अप्रोच, छोड़ो सर वो करियर वरियर, वो बात की बात है। सर पहले सेकंड सेम में तो जाए। हाँ, तो इसलिए फंक्शन का एक टॉपिक अच्छे से कर लो और उसके साथ स्टोरेज क्लास का कर लो। स्टोरेज क्लास में 4 स्टोरेज क्लास है, एक है ऑटोमेटिक ऑटो, दूसरा है स्टैटिक, तीसरा है रजिस्टर, चौथा है एक्सटर्नल। सर ये क्या चीज़ है, हमने तो पढ़ी नहीं है। हाँ, मैं 2 मिनट में आपको उसका ओवरव्यू कर रहा हूँ, डोंट वरी। पूरा बहुत अच्छा समझाने के लिए टाइम लगता है, अभी एकदम नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं एक ओवरव्यू कर रहा हूँ। आपके पास जो भी मटेरियल है उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पूरा दिन पढ़ा है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रात में आप ये पढ़ के निकाल सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन अगर एक साइड में आ गए तो आपका काम बन गया। क्या? फंक्शन के साथ स्टोरेज क्लास खत्म। सर नहीं सर, मैंने फंक्शन तो बहुत अच्छा पढ़ लिया सर, बट उसके साथ स्टोरेज क्लास नहीं आया, वो साइड और साइड में मिला मुझे, तो क्या करूं फिर अभी? तो ऐसे केस में फिर आपको फंक्शन के साथ एक तो स्ट्रिंग का प्रोग्राम रहेगा या स्ट्रिंग की थ्योरी रहेगी या अरे की। अब इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है। मतलब जिसको लगता है कि मेरी कुछ भी नहीं पढ़ाई हुई तो वो कम से कम फंक्शन और स्टोरेज क्लास करके जा सकता है। चलो जान दो यार, 10 में से 5 तो मिले। ऐसा करते करते 5 जोड़ते कम से कम भैया हमें 24 मार्क्स तो मिल गए। बराबर है? उसका भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, वो बाद में क्लियर करूंगा। सर पासिंग मार्क्स 17 है कि 24 है, इंटरनल मार्क्स कितने होते हैं सर? 10 मार्क्स। अरे इतने सारे स्टूडेंट है, इतना कन्फ्यूजन है उनको ना। डोंट वरी बेटा, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द proper guidance from your colleges, but it is a lot of problem with mostly student, what I observe from lot of years. तो वो भी आपको गाइडेंस देना पड़ेगा कि कम से कम कितने मार्क्स मिलने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। हर चीज के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाते रहूंगा। अभी फिलहाल एग्जाम के वीडियो बन रहे हैं, उसके बाद एग्जाम खत्म होने के बाद भी आपको कुछ गाइडेंस वीडियोस भी बनेंगे, वो भी आप याद से उसको फॉलो करो ताकि आपका करियर बने। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, दे डोंट नो एग्जैक्टली कि व्हाट टू डू।
उनको इतना पता है कि फर्स्ट टाइम में इतने इतने पेपर है, इतना पढ़ना है, कहानी खत्म। समझे? तो ट्रस्ट ऑन मी, मैं 25 साल से इस फील्ड में हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, अभी बोर नहीं करना चाहता कि कितने 10,000 प्लस स्टूडेंट मैंने पढ़ा है और उनके करियर बने हैं, बराबर है। तो उससे रिगार्डिंग मैं आपको कुछ गाइडेंस वीडियोस बाद में अपलोड करूंगा 15 तारीख के बाद, मतलब जब आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ खास करके बीसीए के स्टूडेंट को, बीएससी वाले के स्टूडेंट तो आराम से एग्जाम चलेगी 29 तारीख 30 तारीख तक, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन अगर आता है तो वो स्ट्रिंग का आएगा। स्ट्रिंग में क्या रहेगा? स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, str alien, str cpy, str cmp, str rev, ऐसे कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस है। वो 5 स्ट्रिंग के फंक्शन एग्जाम में आए तो 5 मार्क मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन अगर आए तो 5 मार्क मिल जाएंगे। मतलब ऐसे बोलते हैं, राइट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन, 5 फंक्शन के नाम है, सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन। एक एक फंक्शन को समझाओ, उसका छोटा सा एग्जाम्पल दो, 1-1 मार्क मिल जाएगा, 5 में से 5 मार्क। कभी कभी आता है कि एक्सप्लेन वेरी व्हाट आर द वेरी स्ट्रिंग फंक्शन अवेलेबल एंड एक्सप्लेन इट 2, तो कोई भी 2 फंक्शन समझाने हैं, str alien या str cpy, जो आपको आता है। तो ये एक क्वेश्चन आपका रहता है स्ट्रिंग का, जिसपे स्ट्रिंग फंक्शन पे फोकस होता है। आया समझ में? तो हो सकता है कि फंक्शन के साथ आपको कॉम्बिनेशन में क्या आ जाए, स्ट्रिंग फंक्शन या स्टोरेज क्लास। अरे ये नहीं आता है तो फिर है अरे में हमारे पास अभी बहुत बड़ा मटेरियल है जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हुई है और उनको अरे वरे बहुत अच्छे से नहीं आता, तो आज बैठ के आप अरे के सारे प्रोग्राम करना बहुत डिफिकल्ट है। आज बैठ के अरे के प्रोग्राम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे स्टूडेंट ने उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी आप अरे के सारे प्रोग्राम नहीं कर सकते एक दिन में। हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी प्रोग्राम पढ़े हुए हैं, जिनको ऑलरेडी प्रोग्राम के लॉजिक पता है कि अरे में लार्जेस्ट कैसे निकालते हैं, अरे में एलिमेंट इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सब पता है। हाँ, वो लोग बैठ के 1 घंटा निकाल के पूरा उसको प्रिपेयर करके पक्का कर सकते हैं। उसमें 6 से 7 प्रोग्राम आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, वो मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। आर यू गेटिंग दिस? फंक्शन जो टॉपिक है उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वो है रिकर्शन। एक फंक्शन जब खुद को ही कॉल करता है उसको रिकर्शन बोलते हैं। तो वो रिकर्शन का भी क्वेश्चन जनरली एग्जाम में रहता है। तो मेनली कैटेगरी क्या क्या हो गई? फंक्शन मतलब फंक्शन के कंपोनेंट या रिकर्शन, 2 में से कोई एक। कभी कभार आइदर में फंक्शन और में रिकर्शन आता है, ठीक है। उसके साथ स्टोरेज क्लास। ओके सर, डन। तीसरा स्ट्रिंग के फंक्शन, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। चौथा अरे। अरे में बहुत बड़ा स्कोप है, क्या क्वेश्चन आएगा? लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर, लॉट ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस आर देयर। सर विच थ्योरी क्वेश्चन जनरली आस्क ऑन अरे, विच प्रोग्राम जनरली आस्क ऑन अरे? तो अभी जो स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो कि अभी आपका प्लान क्या है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उस पर सब डिपेंड करता है। सर मतलब अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे सुन रहे हैं कि जिनको सब कुछ आता है। मैं तो बोल रहा हूँ ये चीज़ें इतनी अच्छी करो कि यू शुड गेट मोर देन 45 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इट्स ए स्कोरिंग पेपर। तो 50 में से आप 46-47 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये सारी कोडिंग आती है। तो बस उसको बैठ के प्रिपेयर करो। और जो प्रोग्राम होते हैं ना, वो प्रोग्राम ऐसे पढ़ने से नहीं चलता, मतलब ऐसे सी लैंग्वेज के नोट्स है। अब इस सी लैंग्वेज के नोट्स है, ये हमने खोले, ये ऐसे नोट्स खोले, ओके, ऐसे नोट्स खोले, और इस नोट्स में से कोई एक प्रोग्राम है। हाँ, क्या है? डिलीटर है, ऐसा प्रोग्राम है, डिलीटर है, ऐसा प्रोग्राम पकड़ा और प्रोग्राम लेके ऐसा 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 करके ऐसा 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 करके प्रोग्राम देख लिया। ऐसी पढ़ाई नहीं होती प्रोग्राम की, थ्योरी नहीं है ये थ्योरी नहीं है कि जिसको आप नॉर्मली ऐसा पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। प्रोग्राम पहले आपके दिमाग में लॉजिक होने चाहिए, बाद में उसको ब्लैंक पेज पे लिख के देखना पड़ता है। अगर वो ब्लैंक पेज पे आप लिख पाएंगे, इसका मतलब आपका प्रोग्राम प्रिपेयर हो गया है। समझ में आया? और जो लोग बहुत स्मार्ट है, जिनको कोडिंग बहुत अच्छी से आ गई, वो तो टाइम पे भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अरे कोई भी प्रोग्राम आने दो ना, मैं क्या बना लूंगा, उसमें क्या है। हाँ, तो ये सब डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एक ही सेम कॉन्सेप्ट, एक ही सेम फंडा सबके लिए लागू नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर फंडामेंटल की बात नहीं हो रही है, ये प्रोग्रामिंग के पेपर की बात हो रही है। यू शुड नॉट टेक दिस पेपर वेरी लाइटली, बट ठीक है, जहाँ तक पेपर निकालने की बात है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, इस हिसाब से आप जाएंगे तो आपका पेपर तो निकल ही जाएगा।
और कुछ लोग हैं, 3 टाइप के स्टूडेंट है। एक ऐसा स्टूडेंट जो मुझे सुन रहा है, जो सर पेपर तो निकल जाए कम से कम। दूसरा स्टूडेंट, सर पेपर तो वैसे भी निकाल ही लूंगा मैं, बट अभी आप जो गाइडेंस दे रहे हैं उससे थोड़े मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए। और तीसरा स्टूडेंट, सर मैं पेपर तो निकाल ही सकता हूँ, मुझे ठीक ठाक मार्क्स मिल ही जाएंगे, बट आपके गाइडेंस से अब मैं स्कोर करना चाहता हूँ। 3 टाइप के स्टूडेंट है। मुझे नहीं पता आप किस टाइप के हो, आप जिस टाइप के हो उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कम टू द पॉइंट। तो आपको ये समझ में आ गया है यूनिट 3 की कहानी। यूनिट 3 इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। 1 इज फंक्शन, फंक्शन के कंपोनेंट्स, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप, मतलब नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट रिटर्न। दूसरा रिकर्शन, फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ, स्पेशल एग्जांपल फैक्टोरियल, 2 गए। तीसरा स्ट्रिंग फंक्शन, strlen, strcpy, strcmp, strrev, these are the string function। चौथा अरे, अरे में क्या है, 1D अरे, 2D अरे। 1D अरे, 2D अरे में अरे के प्रोग्राम से कौन से क्या बताता हूं मैं। और स्टोरेज क्लास, जिसमें 4 स्टोरेज क्लास है, ऑटोमेटिक, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न। ये आपका यूनिट 3 है। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस यूनिट 3 क्वेश्चंस। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन सी। ये यूनिट 1 2 का मैंने आपको कल ऑलरेडी भेज देता। जो लोग फॉर्म फिल करेंगे उनको ये क्वेश्चन स्टेट मिल जाएगा। ये यूनिट 2 और ये अभी हम देख रहे हैं यूनिट 3 के क्वेश्चन। आप देख सकते हैं पहला ही फंक्शन है, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। उसी को हम बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। उसी को क्या बोलेंगे हम, कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। उसी को क्या बोलेंगे हम, कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, रिटर्न डेटा टाइप, आर्गुमेंट विथ फंक्शन, रिकर्शन, रिकर्सिव फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। एक्चुअली कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस ये यूनिट 4 का कॉन्सेप्ट है। कभी यूनिट 4 में पूछते, कभी यूनिट 3 में पूछते। ये मतलब क्या है, फंक्शन विथ पॉइंटर, फंक्शन विथ पॉइंटर। ठीक है, बट डिपेंड करता है वो। तो ये हमारी एक कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी स्ट्रिंग के फंक्शन, strlen, strcmp, strcpy, strcat, strlen, strcmp, 5 स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। एक ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। ओके, थर्ड कैटेगरी थ्योरी क्वेश्चंस ऑन, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन ऑन फंक्शन, थ्योरी क्वेश्चन ऑन स्ट्रिंग फंक्शन, थ्योरी क्वेश्चन ऑन अरे, थ्योरी क्वेश्चन ऑन स्टोरेज क्लास। व्हाट इज स्टोरेज क्लास, एक्सप्लेन वेरियस स्टोरेज क्लासेस, चारों बताने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न। कभी कभी बोलते हैं कि नहीं यार सिर्फ 2 ही एक्सप्लेन करो, कभी कभी बोलते हैं यही 2 एक्सप्लेन करो। हाँ ठीक है, जो बोला है वो एक्सप्लेन करेंगे। जब 2 बोलेंगे तो उस पर 2-2 मार्क है, और जब 4 बोलेंगे तो उस पर 1-1 मार्क है, क्योंकि 1 मार्क स्टोरेज क्लास, व्हाट इज स्टोरेज क्लास पे 1 मार्क, 4 मार्क, 1-1 स्टोरेज क्लास पे 1-1 मार्क। लेकिन जब ऐसा पूछेंगे तो इस पे 2-2 मार्क है और इसमें 1 मार्क है, तो जो 2 मार्क है उसके हिसाब से फिर उसको एग्जाम्पल वगैरह देना पड़ेगा, छोटा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम डीसॉफ्ट के जो स्टूडेंट्स है, डीसॉफ्टियंस, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर ये मैंने पहले थ्योरी क्वेश्चन बोले, प्रोग्राम्स ऑन फंक्शन, राइट अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट अ फंक्शन विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, फैक्टोरियल निकालो रिकर्शन से। तो फंक्शन के प्रोग्राम कम आते हैं, प्रोग्राम किसके ज्यादा आते हैं, प्रोग्राम आते हैं अरे के ज्यादा। बाप रे बाप, हाँ क्या सर जान दो अरे छोड़ देते हैं। हाँ, तो जिनको ये प्रोग्राम वोग्राम नहीं आते हैं उन्होंने अरे के प्रोग्राम करना ही नहीं चाहिए, आपके बस की बात नहीं है बेटा। डोंट टेक इट अदर वे, प्लीज डोंट टेक इट अदर वे। बट नहीं हुआ ना प्रिपरेशन, आपको कोडिंग वोडिंग नहीं आती ना इतनी, तो आप ये अरे के इतने सारे प्रोग्राम नहीं कर सकते। सर उसमें से लिमिटेड 2-4 बताओ ना। हाँ, उसमें से 2-4 की बात करेंगे तो लार्जेस्ट अरे में निकालो, सॉर्ट करो अरे को, ओके, डिलीट करो एलिमेंट अरे में, सर्च करो, इंसर्ट करो। दीज आर सम टिपिकल प्रोग्राम जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं। उसके अलावा बाकी के भी बहुत सारे प्रोग्राम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज ऑन 1D अरे और 2D अरे। समझ में आ रहा है? तो मोस्टली आपको जो क्वेश्चन प्रोग्राम के आते हैं वो किसके आते हैं, अरे के। और थ्योरी क्वेश्चन की बात करेंगे तो थ्योरी क्वेश्चन में आपको फंक्शन पे आता है, देन स्ट्रिंग पे भी आता है, स्टोरेज क्लास पे आता है, ये आपके थ्योरी क्वेश्चन है। तो थ्योरी क्वेश्चन एंड प्रोग्राम्स, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू करने जाते हैं, फिर हम यूनिट 4 पे आते हैं। ठीक है, ये देखो, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो इस तरह से फंक्शन बनते हैं, फंक्शन नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन
नो आर्गूमेंट नो रिटर्न मतलब CL रजिस्टर फंक्शन कैसा है, इसमें आर्गूमेंट नहीं है, वो रिटर्न नहीं करता, ये ब्रैकेट एम्प्टी है मतलब नो आर्गूमेंट, इसके पहले इक्वल टू नहीं है मतलब नो रिटर्न, str RE ऑफ str ब्रैकेट में कुछ तो भी है मतलब आर्गूमेंट, कुछ इक्वल टू नहीं लिखा मतलब नो रिटर्न, ब्रैकेट में कुछ तो भी है और रिटर्न करने के लिए वेरिएबल लिया है मतलब विथ आर्गूमेंट रिटर्न, s इज इक्वल टू SQ R to n, है ना। ये सब पढ़ने के लिए बहुत समय लगता है बेटा, मैं आपको ओवरव्यू कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदर वे, ये सब पढ़ने के लिए समय लगता है, इसकी कोडिंग सही बता रहा हूँ मैं, टू बी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ये सी प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है, ये आपका लाइफ बदल सकती है। अभी आपके एग्जाम में इसलिए ठीक है, बट एग्जाम में रही नहीं रहा तो भी नहीं, क्या कितने सारे स्टूडेंट है मेरे पास जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनकी कंप्यूटर फील्ड है ही नहीं, वो कंप्यूटर बी कर रहे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ETC में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, लेकिन मेरे सी लैंग्वेज के क्लास में बैठे हैं, क्योंकि उनका बी होने के बाद भी उनका जब कॉलेज में कैंपस आता है तो उनके जो भी एप्टी होती है, जो भी इंटरव्यू होता है वो CC+ पे ही होता है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जगह कंपनी आती है वो सॉफ्टवेयर कंपनी आती है। तो आपको तो खैर ये सब्जेक्ट है, आगे आने वाला है C+, तो यू शुड नॉट टेक इट लाइटली, इसको बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से ये कोडिंग पढ़नी पड़ती बेटा, ये कोडिंग आपका करियर बना सकता है, कोडिंग बहुत अच्छे से आने से आप आगे जाके मोबाइल की ऐप बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, किसी बहुत अच्छे कंपनी में काम कर सकते हैं, बराबर है। तो वो कोडिंग आपकी एग्जाम होने के बाद भी कोडिंग सीख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 3rd सेम में आते हैं, 5th सेम में आते हैं, 6th 7th, बट कोडिंग आपको पढ़नी पड़ती है, और कोडिंग आप डायरेक्टली C+ से नहीं पढ़ सकते, आपको कोडिंग C ही की। बहुत सारे स्टूडेंट है सर हमारे एग्जाम होने के बाद अभी थोड़ी C पढ़ते पढ़ेंगे, अरे बेटा कितने स्टूडेंट तुमको दिखाऊं मैं, एग्जाम हो गई है, अब C अच्छे से पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि सर पेपर तो निकाल लिया लेकिन हमको कोडिंग कहाँ आती है, एरर कहाँ निकालने आते हैं, तो अब वो पढ़ने आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से पढ़ सकते हैं, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम, अभी आपके 2.5 साल बचा हुआ है, आप बहुत स्मार्ट बन सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समझाते टाइम भी मेरा दिल यही बोल रहा है कि हाँ यार ये आप लिख तो लोगे एग्जाम में, बट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की है, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए ताकि आपका करियर बने। फाइनली हमारे पेरेंट्स हमें जो पैसा खर्चा कर रहे हैं हमारे पीछे, और जो हम सोच रहे कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करेगा, वो अच्छा तभी करेगा जब उसको कोडिंग बहुत अच्छे से आएगी, नहीं तो सिर्फ ग्रेजुएशन करके कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके बोलेंगे हम MBA करेंगे, हम ये करेंगे, हम और कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ भी करो फाइनली जॉब लिखने के लिए जनरली कोडिंग में जॉब ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब ज़्यादा है कंपेयर टू अदर फील्ड। बाकी के फील्ड वाले लोग छोड़ छोड़ के सॉफ्टवेयर फील्ड में आते हैं, आप तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर फील्ड के हो, BCA BSc वाले, फिर आपको आप में उसको मतलब उस कोडिंग को पक्का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके, तो अब इसमें पहला वाला जो एग्जांपल है वो है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वाला, मतलब डिस्प्ले फंक्शन बनाया, वॉइड मतलब नो आर्गुमेंट, ये वॉइड मतलब नो रिटर्न, फिर जब कॉल कर रहे हैं तो इसमें आर्गुमेंट नहीं भेज रहे, इसलिए नीचे उसकी डेफिनेशन में क्या लिख रहे हैं, डिस्प्ले, और डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट है। ये हम जब रेगुलर क्लास है उसमें एक एक टॉपिक डिबग करके दिखाते हैं कि कैसे फंक्शन पे जंप होता है, क्या करता है क्या नहीं, अभी ये सब करने के लिए समय नहीं है, बट दिस इज माय फर्स्ट कैटेगरी विदाउट आर्गुमेंट नो रिटर्न, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट मतलब यहाँ पे जो वॉइड था वहां पे क्या आ गया, इंट आ गया, यहाँ पे इंट आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, क्या आ सकता है। अभी मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछूंगा ना तो आपको 10 में से एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा कि इंट में मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर होती है, उसमें निगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं क्या, उसमें 80,000 स्टोर कर सकते, अरे इतनी सारी चीज़ें। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं कि सर हमको C+ की क्लास लगानी है, हम उसमें पूछते C आ गया क्या, तो वो लोग बोलते कि सर आई वॉज द टॉपर ऑफ C लैंग्वेज, तो हम बोलते हैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूर टॉपर एंड ऑल दैट, मुझे बताओ आता है क्या, क्योंकि टॉप करना मतलब रट्टा मार के टॉप कर सकते हैं, बट एक्चुअली कोडिंग आने के लिए बहुत अलग तरीके से कोडिंग आनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए इंट ये क्यों लिखा है, फ्लोट क्यों लिखा है, कैर क्यों लिखा है, यही लिखना जरूरी है क्या, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी नहीं समझ सकते, बट इतना फिलहाल समझो कि इसके पहले के एग्जाम्पल में यहाँ वॉइड था मतलब नो आर्गुमेंट था, नो आर्गुमेंट, और यहाँ इंट आया मतलब विथ आर्गुमेंट, बट इधर वॉइड है मतलब नो रिटर्न, तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, ये 100% एग्जाम में आएगा ही। फिर आप बोलेंगे एंटर ए नंबर, नंबर एक्सेप्ट किया, डिस्प्ले को n भेज दिया, ये n स्टोर हो गया x में, n को बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, x को बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, फिर यहाँ की वैल्यू इधर आ गई, इसको प्रिंट कर दिया। तो दिस इज माय सेकंड एग्जांपल विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न। और तीसरा जो होता है दैट इज विथ आर्गुमेंट रिटर्न, जिसमें हम आर्गुमेंट लेते हैं और रिटर्न करते हैं। तो जहाँ रिटर्न करते हैं
वहाँ वॉइड हट जाता है, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है नथिंग, नथिंग मतलब नो। तो इसके पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉइड था, यहाँ पे वॉइड था, इसका मतलब नो रिटर्न था। अब यहाँ पे वॉइड हट गया है, इसका मतलब ये हो गया है विथ रिटर्न। अब यहाँ पे सम फंक्शन में ए बी का सम करेंगे तो आंसर सी में रिटर्न आएगा। रिटर्न कैसे आएगा सर? जब हम यहाँ से रिटर्न लिखेंगे। बहुत बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि रिटर्न मतलब क्या होता है, तो रिटर्न मतलब ये आंसर फंक्शन को भेज रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश की। ऐसे ये बहुत सारे डीसॉफ्ट के इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारे कॉन्सेप्ट है रिकर्शन। जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, फैक्टोरियल इज द टिपिकल एग्जाम्पल। क्या कर रहे हैं हम इसमें फैक्टोरियल का जो फंक्शन बना रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर ही फैक्ट लिख रहे हैं। मतलब ये जो फैक्ट फंक्शन है इसके अंदर ही फैक्ट लिख रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सर अभी इसका क्या बता रहे यार, सर आपको ये कुछ पढ़ाना नहीं आता, फालतू का वीडियो बना रहे सर, ये क्या बता रहे, कुछ नहीं समझ रहा फंक्शन। अरे आपको फंक्शन क्या होता है कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो समझाने के लिए 2 घंटे लगेंगे कम से कम कि एक्चुअली फंक्शन क्या होता है अच्छा समझने के लिए। फिर उसके और प्रैक्टिस करके करना पड़ता है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि मुझे सिर्फ टॉपिक नहीं बताना, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताना है, क्योंकि हम RTU की बात कर रहे हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ चल रहा है ना ये। तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो ये सर हमें फंक्शन ही नहीं समझता सर, कौन सा रिकर्शन कौन सा क्या, कुछ नहीं समझ रहा सर, तो ऐसे जो स्टूडेंट होंगे वो सीधा रट्टा मार लो, कहानी खत्म। कल पेपर देना है भैया, अभी कहाँ दिमाग लगाते बैठेंगे, बाद में एग्जाम होने का सोचेंगे हम कि अच्छे से प्रोग्रामिंग कैसे पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो उस तरीके से ये आपका क्या हो गया, फैक्ट फंक्शन है, और इस फैक्ट फंक्शन के अंदर ही कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर से फैक्ट कॉल हो रहा है, जिसको बोलते हैं फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज रिकर्शन। तो ये हमारा एक क्वेश्चन होता है फंक्शन या रिकर्शन से जुड़ा हुआ, बराबर है, फंक्शन या रिकर्शन से जुड़ा हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ। दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ। वेट स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ, वेट फॉर 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स, I can just tell you in short. This is string manipulation function. This is again one important question. This is again one important question. Wait. This is again one important क्वेश्चन। क्या, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। कौन से फंक्शन होते हैं इसमें, strlen क्या करता है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालता है, strcpy क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉपी करता है, strcmp क्या करता है, स्ट्रिंग कंपेयर करता है, strrev स्ट्रिंग को रिवर्स करता है, strstst 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है। दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन जिस पे क्वेश्चन आता है। क्या, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन एक्सप्लेन करो 5, तो इनको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। इनके प्रोग्राम्स होते हैं, शायद मैंने ओपन किए थे ना, एक मिनट, वेट ऑलरेडी, आई थिंक आई ऑलरेडी ओपन इट ना, नो, हाँ यस, ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन ये ऐसा होता है। strlen क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहे हैं, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी लेंथ निकाल रहे हैं, इंडिया डाला तो आउटपुट आएगा 5 कैरेक्टर। अभी मैं रन वन करके नहीं दिखा रहा हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं हम, strlen। strcpy स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं, strcpy। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सब समझाने के लिए उतना समय नहीं है, समझने की कोशिश करो, बट कम से कम आपको ये तो आइडिया आ रही कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट होता है कि चलो हम करते हैं। तो strcpy से क्या करेंगे, S1 में जो स्ट्रिंग आएंगी वो S2 में हम कॉपी कर सकते हैं, S1 S2 में दोनों में सेम स्ट्रिंग रहेंगी। strcpy स्ट्रिंग कॉपी, strrev एक स्ट्रिंग हमने एक्सेप्ट की, उसको strrev से रिवर्स किया, अब वो स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। अगर मैंने ABC लिखा तो मेरी स्ट्रिंग बन गई CBA। strcmp हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जहां पे पासवर्ड कंपेयर होता है,
हमने जो स्ट्रिंग डाली थी, पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर हो रहा है और दोनों स्ट्रिंग अगर इक्वल होंगी तो उसका रिटर्न 0 आएगा। 0 मतलब बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, मतलब आपने जो पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड सही है। दैट इज कॉल्ड एज strcmp। strcat डीस ऑफ कंप्यूटर और ट्रेनिंग सेंटर, ऐसी दो स्ट्रिंग है, हमने strcat बोला तो ये दोनों स्ट्रिंग जुड़ गई और बन गया डीस ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। strcat स्ट्रिंग को जोड़ना, तो ये आपकी एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, जिस पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो पहला कैटेगरी क्या हो गया, फंक्शन के कंपोनेंट्स, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट रिटर्न। उसके साथ रिकर्शन, क्या करो फैक्टोरियल निकालो, हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, 5 फंक्शन है, उस पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग फंक्शन एंड रिकर्शन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा स्टोरेज क्लास। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस पे है, स्टोरेज क्लास। इस पे एक क्वेश्चन आता ही है, उसमें 4 टाइप के स्टोरेज क्लास है, दीज आर द डीस ऑफ नोड्स। ओके, स्टोरेज क्लास, स्टोरेज क्लास क्या करता है, स्टोरेज क्लास बताता है कि आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंट ए, तो इंट ए ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वो उसको कितनी मेमोरी अलोकेट होंगी, वो एक्चुअली स्टोर कहाँ होगा, उसका स्कोप क्या होगा, उसकी लाइफ क्या होंगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं स्टोरेज क्लास से रिलेटेड। क्या, उनका स्टोरेज, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप एंड लाइफ। अगर आपने किसी भी एक ऑटोमेटिक के 4 चीजें लिख दी, स्टैटिक की 4 चीजें लिख दी, रजिस्टर के 4 चीजें लिख दी, एक्सटर्न की 4 चीजें लिख दी, आपका काम बन गया। क्या 4 चीजें लिखनी है आपको, कि जब हम कोई ऑटोमेटिक स्टोरेज कर देते हैं, सर ऑटोमेटिक क्या होता है, अब वो डिटेल में नहीं देख सकते, मैं इतना बोल सकता हूं कि नॉर्मली आप जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंट ए, तो ये इंट के पहले एक चीज लिखी रहती है हमेशा, जो आपको दिखती नहीं, कभी नहीं, आपने अभी तक कभी अपने लाइफ में देखी नहीं होंगी। इंट ए आपने देखा है बट बाकी और चीज देखा नहीं। क्या, इंट के पहले क्या रहता है, ऑटो इंट ए, ये ऐसा रहता है ऑटो, ये ऑटो जो है वो हिडन रहता है, ये हिडन रहता है। ऑटो इंट ए इज इक्विवेलेंट टू इंट ए, इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल। फिर वो स्टोर का होता है मेमोरी में, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, गार्बेज। अगर आपने एक प्रोग्राम में इंट ए वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू प्रिंट की तो आपको गार्बेज मिलेंगी, जब तक आप उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। ओके, तो वो गार्बेज वैल्यू होती है। उसका स्कोप क्या होता है, लोकल टू द ब्लॉक। लाइफ क्या होती है, टिल द कंट्रेंट रिमूव इन द ब्लॉक। तो अभी रेगुलर स्टूडेंट जो उनको सब अच्छे से पता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये आपका स्टोरेज क्लास है। वैसे स्टैटिक स्टोरेज क्लास में 4 चीजें होती है, स्टोरेज, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप एंड लाइफ। स्टोरेज है मेमोरी, इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है, इसकी क्या होती है, गार्बेज होती है, इसके क्या होती है, 0 होता है। आप रट्टा मार लो, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो रट्टा मारो, पेपर निकालो, खत्म कहानी। जिसको आता है वो अच्छे से पढ़ के स्कोर करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लो। स्कोप इसका लोकल टू द ब्लॉक है और लाइफ इसका बिटवीन फंक्शन परसिस्ट करता है, बराबर है। और तीसरा जो है आपका वो है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया बॉस, इधर आ गया। तीसरा है आपका रजिस्टर स्टोरेज क्लास। उसमें क्या है, स्टोरेज क्या है, सीपीयू रजिस्टर, गार्बेज वैल्यू, स्कोप, लाइफ। और चौथा है एक्सटर्नल स्टोरेज, क्या है, मेमोरी, इनिशियल वैल्यू 0, स्कोप, ग्लोबल एंड लाइफ जो भी। बस आपको फाइनली कंक्लूजन क्या मिला कि आपको स्टोरेज क्लास के रिलेटेड 4 चीजें, 4 स्टोरेज क्लास है, ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न। ऑटो की 4 चीजें लिखनी है, स्टोरेज, इनिशियल वैल्यू, स्कोप, लाइफ। ऐसे चारों की 4 चीजें लिखनी है। एग्जाम में उसमें से 2 पूछ सकते हैं, ये चारों पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है। 4 पूछे तो उस पर 1-1 मार्क है, 2 पूछे तो उस पर 2-2 मार्क है। ये सब दिमाग लगा के काम करना है बेटा, कि कैसा पूछा है, कितना लिखना चाहिए मटेरियल, क्योंकि यूनिवर्सिटी को चाहिए मटेरियल, तो वो मटेरियल आपको दिमाग से काम करना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज अबाउट द स्टोरेज क्लास। उसके बाद बात आती है यूनिट 3 की, अरे। अरे को इनिशियलाइज कैसे करना है, टिपिकल क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये अरे लिया और डायरेक्ट इसमें वैल्यू असाइन कर दी, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। नहीं, इनिशियलाइज मत करो, अरे के एलिमेंट यूजर से लो, अरे के एलिमेंट यूजर से लो, तो आप यूजर से ले सकते हैं। 2D अरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ये 1D अरे हो गया, इसको बोलते हैं 1D अरे। ये हो गया आपका 2D अरे, 2D अरे, 2 रोज 3 कॉलम।
उसके लिए लगता है नेस्टेड लूप, 2 रोज 3 कॉलम, और ये सिंगल लूप लगेगा क्योंकि 1D अरे है। ये सब अभी प्रोग्राम नहीं समझाते बैठ रहा हूँ मैं, इट्स नॉट पॉसिबल एज टाइम नॉट परमिट टू मी, ओके, टाइम नहीं उतना। तो ये 2D अरे जो है इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन आता है कि 1D अरे 2D अरे को आप इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D अरे, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D अरे। नहीं, आप 2D अरे के लिए एलिमेंट यूजर से एक्सेप्ट करो, तो ये यूजर से एक्सेप्ट किया प्रिंटफ स्कैनफ से, बाद में उसको प्रिंट किया, नेस्टेड लूप लगता है उसके लिए। ठीक है, फिर अरे के प्रोग्राम होते हैं कि अरे में लार्जेस्ट एलिमेंट निकालो, तो एक अरे लिया, उसमें एक मैक्स वेरिएबल लिया, फिर यहाँ पे हमने लूप लगाया और एक लूप लगा के लॉजिक लगा के हमने लार्जेस्ट निकाल लिया। अभी सब लॉजिक एक एक प्रोग्राम समझने के लिए 1-1 घंटा लगता है, आधा पौन घंटा तो आराम से लगता है एक प्रोग्राम समझने के लिए। आसान चीज़ नहीं है बेटा ये, ठीक है, तो अभी हम समझ नहीं सकते, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फिर दूसरा, अरे में एलिमेंट इंसर्ट करो, अरे में एलिमेंट इंसर्ट करो का प्रोग्राम। तीसरा, अरे में एलिमेंट डिलीट करो। चौथा, अरे में एक एलिमेंट सर्च करो। पांचवा, अरे को सॉर्ट करो यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड, सॉर्टिंग, अरेंजिंग एलिमेंट इन द प्रॉपर ऑर्डर। अरे में एक एलिमेंट कितने बार आया उसका ऑकरेंस देखो, समझे? अरे के एलिमेंट एक्सेप्ट करो और प्रिंट करो, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम। तो जिनको ये अरे के प्रोग्राम वगैरह नहीं आते, मेरा सजेशन है उन्होंने ये टॉपिक ही छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? टॉपिक ही छोड़ देना चाहिए जिनको नहीं आते, क्योंकि वो करते बैठेंगे अभी तो बाकी की पढ़ाई नहीं होंगी। तो क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों ने, सर ये बेकार बेकार प्रोग्राम है, मेरे को नहीं आते कुछ भी, तो छोड़ देना चाहिए। सिर्फ इनिशियलाइजेशन वगैरह वगैरह छोटे छोटे करके रख लो, बाकी स्टोरेज क्लास करो, स्ट्रिंग के फंक्शन करो, रिकर्शन करो, तो भी आपका पेपर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन जिनको अच्छा स्कोर करना है उनको कुछ नहीं छोड़ना है बेटा, अच्छी पढ़ाई करो। बट सब कुछ करने के चक्कर में जो चीजें आपको आती है वो भी सही से नहीं कर पा रहे, उससे अच्छा लिमिटेड करो, अच्छा करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसकी है? अरे की। ये क्या था? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, इसी से रिलेटेड और एक चीज क्या रहती है? पॉइंटर। अभी ये यूनिट 4 पे आ रहे हैं हम लोग अभी, तो ये अभी हमने क्या बताया? ये मैंने अभी तक बताया यूनिट 3। क्या बताया? यूनिट 3 हम इसकी बात कर रहे थे। अभी देखो, यानी अभी आपके दिमाग में चीजें चल रही है, अरे हाँ सर, अरे एक टॉपिक, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा फंक्शन और चौथा स्टोरेज क्लास हो गया। अब हम जॉइन कर रहे हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में क्या है? यूनिट 4 में एक टॉपिक है स्ट्रक्चर यूनियन का, दूसरा है पॉइंटर, तीसरा है फाइल हैंडलिंग। अब ये हमारा 3 से 4 कैटेगरी में ये भी डिवाइड हुआ है। आपको एक क्वेश्चन 100% स्ट्रक्चर का दिखेगा। सर सही बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर वक्चर क्या है? सर कुछ समझता नहीं। कॉलेज में स्टार्टिंग के कुछ चीज़ें थोड़ी ठीक ठाक पढ़ाई, उसके बाद तो पॉइंटर, स्ट्रक्चर, फाइल हैंडलिंग, सर ये दूर दूर तक कुछ नहीं समझता। सर प्लीज़ आप समझा सकते क्या? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, right now it's very difficult to explain all this thing within this less time of period. ओके, और एक एक चीज समझने के लिए बहुत समय लगता है, अच्छा पढ़ना है तो, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। और मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है कि 3rd और 4th यूनिट है ना, वहीं पे प्रॉब्लम है। सर पहले यूनिट तो हम मैनेज कर लेते हैं, यही समझता नहीं सर बराबर कुछ, तो कैसे करें? तो जिनको इनकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी नहीं आती, वो उनके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करके चले जाओ। अभी क्या करेंगे? सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन से आ सकते उतना बता दो। बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, वो है फाइल हैंडलिंग का, फाइल के मोड्स। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में फाइल के मोड्स आते हैं एग्जाम में, थ्योरी क्वेश्चन। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, उसका एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है। स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस आता है, वो पढ़ लो आप। तो जिनको ये प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत अच्छे से नहीं आती और उनको पेपर निकालना है, तो वो क्या करो, फाइल हैंडलिंग के ओपनिंग के मोड्स होते हैं टिपिकल, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, वो प्रिपेयर कर लो आप। स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या नहीं, उसकी थ्योरी वेरी पढ़ लो, इनिशियलाइजेशन वगैरह। स्ट्रक्चर यूनियन का एक डिफरेंस है टिपिकल, वो प्रिपेयर कर लो आप। ऐसा मिनिमम भी आप पढ़ के चलेंगे तो कम से कम पेपर निकल जाएगा, भले आपको बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं आती। या एटलीस्ट एक हाथ प्रोग्राम करके चले जाओ कि कॉपी द एलिमेंट्स ऑफ वन फाइल इनटू अनदर। एक प्रोग्राम मिनिमम कर ले तो भी वही प्रोग्राम एग्जाम में मोस्टली आता है।
वही प्रोग्राम आता है कमांड लाइन आर्गुमेंट से। सर ये कौन सा कमांड लाइन आर्गुमेंट है, क्या है सर, आपको सही बता रहे सर, कुछ नहीं समझ रहा। क्योंकि जनरली कॉलेजेस में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होना बहुत डिफिकल्ट होता है बेटा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, ये थ्योरी नहीं है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इसका भी हम ओवरव्यू कर लेते हैं, इसका भी हम ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे ये एक और टॉपिक था ना हमारा फंक्शन का, यूनिट 3 का, ये है विथ आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न। इधर से आर्गुमेंट नहीं गया, नो इनपुट नो आउटपुट। इधर से कुछ आर्गुमेंट लेके जा रहा है लेकिन कुछ लेके नहीं आ रहा है, मतलब विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न। फिर इसमें कुछ लेके भी जा रहा है, कुछ लेके भी आ रहा है, मतलब विथ आर्गुमेंट रिटर्न। ये यूनिट 3 की चीज बता रहा हूं मैं, अभी ओपन था इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो पीछे आते हैं, और अभी आते हैं हम लोग, ये एक क्वेश्चन यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट, यूनिट 4 का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्या, फाइल ओपनिंग मोड्स। इजी जब भी आपको कोई डेटा परमानेंटली आपके हार्ड डिस्क में सेव करना है, आपको कोई डेटा आपके हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव करना है, तो उसके लिए फाइल हैंडलिंग ये टॉपिक है, जिसमें आपको एक फाइल बनानी पड़ती है, उसमें डेटा स्टोर करना पड़ता है। फिर वो फाइल पे आप किस टाइप का काम करने वाले हो, उसके लिए आपको फाइल के लिए एफ ओपन एक फंक्शन होता है, और इस एफ ओपन फंक्शन में आपको फाइल का नाम देना पड़ता है और फाइल का मोड देना पड़ता है। सर मोड मतलब कि आप इस फाइल पे किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो। आर मतलब रीड करने वाले हो, डब्ल्यू मतलब राइट करने वाले हो, ए मतलब अपेंड। 3 मोड है मेन, आर डब्ल्यू ए, इजी। उसी आर डब्ल्यू ए को प्लस प्लस लगा देंगे तो उसमें रीड प्लस राइट प्लस ए प्लस हो जाएगा। उसी को बी लगा देंगे तो बाइनरी फाइल हो जाएंगी, उसी को भी और एक प्लस लगा देंगे। अरे ये तो जम गया काम सर, बिल्कुल। ये एक क्वेश्चन है 5 मार्क का, कितना इजी है सर, बस हो गया। किसी को सी प्रोग्रामिंग नहीं आता, वो भी एक क्वेश्चन का आंसर लिख के पेपर में मार्क्स ले सकता है, और ये फील कर सकता है अरे मेरा सी का पेपर निकल गया, चलो भैया सी इजी है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट ठीक है यार, पेपर तो निकल गया समझ में आ रहा है। तो बस कितना आसान है, आर डब्ल्यू ए 3 मोड ध्यान में रखने हैं, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, उसी को प्लस लगा देना है। फिर बी लगाने से क्या होगा, वो बाइनरी फाइल हो जाएंगी। नॉर्मल लिखा तो टेक्स्ट फाइल है, देखो टेक्स्ट क्या लिखा है, टेक्स्ट। बी लगाने से क्या हो गया, बाइनरी फाइल। फिर उसी को प्लस लगा दिया तो उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। फिर उसी के डिटेल थ्योरी में दिया है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आता है। ये देखो अपेंड मोड, रीड मोड, राइट प्लस, रीड अपेंड, ये सब दिया है, दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके रख दो, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ये आपको एग्जाम में दिखेगा तो आपका काम बन जाएगा, भले आपको बहुत अच्छी कोडिंग नहीं आती, डोंट वरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है फाइल हैंडलिंग के, फाइल ओपनिंग मोड्स का। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइल हैंडलिंग के आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कौन से एरर आ सकते हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं, तो ये आ सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि फाइल में 2 टाइप की फाइल होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस एंड रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस एंड रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है, देखो अभी सपोज मान के चलो ये फाइल है, जिसमें फाइल में एम्प्लॉय के 4-5 रिकॉर्ड स्टोर है, तो हम फाइल को एक्सेस कैसे कर रहे हैं, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, 5वां रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। रैंडम एक्सेस मतलब होता है पहला रिकॉर्ड डायरेक्ट तीसरा रिकॉर्ड, फिर डायरेक्ट पहला, दूसरा, फिर चौथा, लास्ट, फिर 0, फिर ये, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। तो ऐसा रैंडम एक्सेस करने के लिए फंक्शन कौन सा यूज होता है, एफसिक। एफसिक फंक्शन क्या करता है, ये आपका जो फाइल पॉइंटर है, इस फाइल पॉइंटर को डायरेक्टली आप जहां चाहो वहां जंप करने के लिए हेल्प करता है। मतलब यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ ले कह सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, मतलब मैं डायरेक्टली नितिन रिकॉर्ड को रीड कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली श्रीरंग को रीड कर सकता हूँ, आकाश को रीड कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस फाइल। उसके लिए फंक्शन यूज होता है एफसिक, वो आपका पॉइंटर मूव करता है, और एफटेल क्या करता है, बताता है कि आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पे है, समझे। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस। और दूसरा क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए फंक्शन कौन से है, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैनअप, गेट सी, पुट सी, एफ रीड एफ राइट नहीं बोल सकते, बट ये सीक्वेंशियल एक्सेस। और रैंडम एक्सेस के लिए एफ रीड फंक्शन, और उसके साथ स्पेशली एफ सिक एंड एफ टेल, ये वाले एफ सिक एफ टेल। बराबर है। तो ये आपके सीक्वेंशियल एक्सेस एंड रैंडम एक्सेस का क्वेश्चन है।
फिर एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में हम जब वेरिएबल लेते हैं, मान के चलो कि यूनियन की जगह मैंने स्ट्रक्चर लिखा, तो स्ट्रक्चर में अगर मैंने 3 वेरिएबल लिए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इंटीजर को लगते हैं 2 बाइट, फ्लोट को लगते हैं 4 बाइट, 4 और 2 कितने हो गए 6, कैरेक्टर को लगता है 1 बाइट, 6 और 1 कितना हो गया 7। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखूंगा तो मुझे इसको 7 बाइट लगेंगे, कितने बाइट 7 बाइट। सर कैसे, इंटीजर को 2 बाइट, फ्लोट को 4 बाइट, 4 और 2 कितने हो गए 6, और कैरेक्टर को 1 बाइट, कितने हो गए टोटल 7 बाइट। तो स्ट्रक्चर लिखा तो इसको 7 बाइट लगेंगे, लेकिन यूनियन लिखा तो इसको सिर्फ 4 ही बाइट लगेंगे। यूनियन क्या करता है, इनमें से सबसे जो बड़ा है उसका मेमोरी कंजम्पशन करता है। देखो 4 बाइट एक्स के लिए है, एक्स के कितने 4 बाइट है, कैरेक्टर को कितना बाइट है 1 बाइट, सी को, और एम को कितने बाइट है 2। तो 4 में से ही कैरेक्टर और इंटीजर दोनों 4 में से ही अपनी जगह यूज करते हैं। मतलब एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को सब लोग शेयर कर रहे हैं, दैट इज यूनियन। और सबके लिए अलग अलग रिसोर्स है, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर। मतलब आपके घर में 4 लोगों के लिए 4 अलग अलग चेयर है, तो चारों लोग अलग अलग चेयर पे बैठ सकते हैं ना एट ए टाइम पे, वो स्ट्रक्चर हो गया। उतनी जगह लगेंगे ना, नहीं हमारे घर में 4 लोग हैं लेकिन चेयर एक ही है, तो एक बैठेगा, वो उठेगा तो दूसरा बैठेगा, वो उठेगा तो तीसरा बैठेगा, वो उसको बोलते हैं शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड एज यूनियन। बराबर है। तो उसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इनका डिफरेंस का, स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। तो आपको 10 पॉइंट लिखने हैं स्ट्रक्चर यूनियन के डिफरेंस के, इजी। ठीक है, तो फाइनली क्या क्या क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, लिसन टू मी केयरफुली। क्या क्या क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस, और फाइल हैंडलिंग में फाइल के मोड्स, फाइल में रैंडम एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस। फिर एक क्वेश्चन रहता है आपका पॉइंटर का, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यूनिट 4 की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर यूनियन के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, या आपको मिल जाएंगे फाइल, आपको एक लिंक दिए नीचे, वो लिंक आप फिल करो तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। डोंट वरी, मैं आपको जब भी से बता ही रहा हूँ, वही क्वेश्चन की बात हो रही है हमारी। बराबर है। तो आपको ये आपका सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस की बात हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से ये आपका अरे में एलिमेंट डिलीट करना है, 10 20 30 40 50 60 70 40 एलिमेंट डिलीट करना है, तो डिलीट होगा कैसे दिखेगा, 10 20 30 40 50 40 का यार, ये डिलीट है, इंसर्ट है, ये सब, ये भी सब प्रोग्राम है, लॉजिक है उसके, अब वो सब डिस्कस नहीं करते बैठेंगे। ठीक है, ये मेरे थ्योरी क्वेश्चन। उसके बाद पॉइंटर पे क्वेश्चन आता है बहुत बार, पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर मतलब जिसको हम लोग एस्ट्रिक लगाते हैं, इंट पॉइंटर, इंट स्टार पी, इंट के बाद क्या लिखा एस्ट्रिक, एस्ट्रिक को क्या बोलते हैं स्टार, मतलब क्या हो गया इंट पॉइंटर पी। ठीक है, पॉइंटर से क्या करते हैं हम, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। पॉइंटर से क्या होता है, 2 वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं। पॉइंटर का बेस्ट एग्जांपल आपका ब्लूटूथ, आपका वाईफाई, आपका वाईफाई कैसे कनेक्ट होता है, उसको उसका एड्रेस मिल जाता है, समझे। ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट हो जाता है आपका, आप अपना ब्लूटूथ अगर आपके 10 किलोमीटर के बाद रखोगे तो नहीं करेगा, आपके विद इन रूम आपका ब्लूटूथ डिवाइस है, फट से कनेक्ट हो जाता है। आपका ब्लूटूथ डोंगल है, आपका ब्लूटूथ एयरफोन है, जो भी चीज़ें हैं फट से कनेक्ट हो जाती है, तो उसको क्या मिलता है, एड्रेस मिलता है उसका। वाईफाई कनेक्शन में आते हैं हम लोग, फट से बहुत सारे वाईफाई दिखते हैं, जिसको क्लिक किया उसको पासवर्ड डाला कनेक्ट हो गए। बेटा ये पूरी जो दुनिया है ना, ये सब सॉफ्टवेयर जो बने हैं ना, इसके पीछे पूरी कोडिंग चल रही है। आप कोडिंग अच्छे सीखोगे ना, बहुत मजा आएंगे बेटा, ऐसा कॉन्फिडेंट फील होगा आपको कि यार मजा आ रही है, यस मुझे कोडिंग आती है, मजा आएंगे सही में। तब आपको समझ में आएगा कि रियल टाइम में ये सब चीज़ें कैसे होते हैं, रोबोटिक्स कैसे काम करता है, ये ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करता है, वाईफाई कैसे कनेक्ट करता है, ये एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट कैसे होता है, इनके पीछे क्या चल रहा है, पॉइंटर। तो हम पॉइंटर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, 2 पॉइंटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक ऑपरेशन। और वैसे एक कॉपी होता है पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब 2 स्टार, समझे, पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब 2 स्टार। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, ये पॉइंटर का एग्जांपल है, एक वेरिएबल लिया, एक पॉइंटर लिया, पॉइंटर में उसका एड्रेस स्टोर किया, एम्परसेंड से क्या स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन हो जाती है, फिर उनको हम एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर, उसी तरीके से पॉइंटर टू पॉइंटर में 2 पॉइंटर लगते हैं। ये क्यों होता है,
एक पॉइंटर एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है तो डबल पॉइंटर लगता है। ये सब चीजें रेगुलर क्लास में हम एक एक घंटा बैठ के समझाते हैं, समझ में आ रहा है? अभी वो पॉसिबल नहीं है, बट मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ। कम से कम मुझे ये गारंटी है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपका थोड़ा टेंशन कम हो ही रहा होगा कि अच्छा अब मुझे पिक्चर क्लियर हो गया, अच्छा ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये क्वेश्चन आता ही है, इसका ये आता ही है, चलो इतना पढ़ लेते। वो एक हेल्प जो मिल रही है, बस वही मेरा उद्देश्य था। हम इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं बनने वाले हैं, वही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। और फिर आपका एक क्वेश्चन आता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, यानी आप एक फंक्शन बनाते हो और उस फंक्शन में नॉर्मल वैल्यू भेजते हो, उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। और आप एक फंक्शन बनाते हो, उसमें आप एक वेरिएबल का एड्रेस भेजते हो जहां पॉइंटर लगता है, उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो ये टॉपिक किसका है? पॉइंटर का, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। आया ध्यान में? तो फाइनली आप देख सकते होंगे ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट कि हमारा लास्ट यूनिट जो है उसमें फाइल हैंडलिंग के मोड्स और उसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये भी एक टॉपिक है जिसमें आपका जो मेन होता है, मेन, उसमें भी आर्गुमेंट रह सकते हैं। आपका जो मेन होता है उसमें भी आर्गुमेंट रह सकते हैं। मतलब जो नॉर्मली मेन कैसे दिखता है आपका? नॉर्मली मेन आपका ऐसे दिखता है। नॉर्मली आपका मेन कैसे दिखता है? नॉर्मली आपका जो मेन है वो ऐसे दिखता है, वॉइड मेन ऐसा दिखता है ना। बट आपका मेन कभी कभार ऐसा भी दिखेगा, इंट argc कैरेक्टर पॉइंटर argv। सर ये क्या चीज़ है सर? अब वो समझने में टाइम लगता है बेटा, बट ऐसा कभी मेन दिखा तो इसको क्या बोलते हैं? कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसका एक प्रोग्राम आता है, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल इनटू अनदर यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट। ये प्रोग्राम सब लोग करके रखो। कौन सा? कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल इनटू अनदर, फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल इनटू अनदर, बराबर है? कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल इनटू अनदर, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग का। नो, दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, आई थिंक 6 नंबर का होगा। एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट गाइस। गिव मी 1 मिनट। हाँ यस, क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं, ये तो थर्ड वाला है, मैंने पहले से ओपन करके रखा नहीं इसलिए टाइम जा रहा। मैंने मोस्टली चीज़ें पहले से ओपन करके रखी थी ताकि आपका टाइम बचे, ताकि आपका टाइम बचे, समझे क्या? ताकि आपका टाइम बचे। 4, 5, 6। हाँ, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल इनटू अनदर। पहली फाइल ओपन करो रीड मोड में, दूसरी फाइल ओपन करो राइट मोड में। पहले फाइल के लिए लूप लगाओ और पहले फाइल के कंटेंट दूसरे फाइल में कॉपी कर लो। ये एक प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल हैंडलिंग का, वो करके रखो आप। और यही प्रोग्राम देखो, इसमें मेन में कुछ भी नहीं है, यही प्रोग्राम आप दूसरे तरीके से करके रखना है, एंड दैट इज विथ कमांड लाइन आर्गुमेंट, दैट इज विथ कमांड लाइन आर्गुमेंट। बस क्या हो गया इसमें आपके कमांड लाइन आर्गुमेंट आ गए। सेम प्रोग्राम यूनिट 4 का आप करके रख सकते हैं यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट, कमांड लाइन आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। उसमें यहाँ पे कमांड लाइन आ गए और पहली फाइल ओपन होंगी पहले कमांड लाइन से, दूसरे कमांड लाइन से, और फिर कंटेंट कॉपी करेंगे। प्रोग्राम वही है विथ अ लिटिल बिट चेंज। ओके, तो फाइनली मैंने आपको ओवरव्यू कराया है, सब लोग ध्यान देंगे। क्या फाइल हैंडलिंग में क्या पढ़ना है आपको? फाइल के मोड्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट, और एक प्रोग्राम, एक फाइल के कंटेंट दूसरे फाइल में कॉपी करना है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर यूनियन का डिफरेंस, स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ, और एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम आता है, स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम आता है बहुत बार। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम सर? स्ट्रक्चर का प्रोग्राम हमेशा पूछते हैं ना, एक बिल्कुल पूछते हैं। कहाँ गया भैया स्ट्रक्चर का? वेयर इट इज? प्रोग्राम्स ऑन फंक्शन, प्रोग्राम्स ऑन अरे, प्रोग्राम्स ऑन स्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स ऑन स्ट्रक्चर, कहाँ गया? प्रोग्राम्स ऑन स्ट्रक्चर, ये ऐसा प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर एम्प्लॉई विथ फॉलोइंग मेंबर। ऐसा एक क्वेश्चन देखो, इतने टाइप से स्ट्रक्चर का प्रोग्राम आता है।
कुछ नहीं करते ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर चेंज कर देते। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन बोला, नीचे क्या बोल दिया उन्होंने, नीचे आइटम नंबर, आइटम नेम, आइटम क्वांटिटी बोल दिया, आगे क्या बोल दिया, रोल नंबर, नेम। एक ही प्रोग्राम है, सिर्फ घुमाते जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर में हम डेटा स्टोर करते हैं, उस स्ट्रक्चर में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन होमोजेनियस एलिमेंट, डिफरेंट टाइप का डेटा एक साथ कलेक्ट करने का काम क्या करता है, स्ट्रक्चर। अरे क्या है, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट, मतलब सेम टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट टाइप मतलब एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, डिफरेंट टाइप हो गया, आइटम नंबर, आइटम नेम, आइटम क्वांटिटी, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये सब डिफरेंट टाइप का। ये एक प्रोग्राम आता ही एग्जाम में बहुत बार, समझे। तो फाइनली कंक्लूजन क्या मिला, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये एक क्वेश्चन रहता है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पे आप फॉर्म फिल करो तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, डोंट वरी। उसके और अलावा आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो हमें डीसॉप के नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो पर्सनली, और यूट्यूब के चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डीसॉप का नंबर मिल जाएगा 7499569168 व्हाट्सएप नंबर पे, और वहाँ पे आपको और भी कुछ मटेरियल चाहिए तो मिलेगा। बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करो, बट मिनिमम कुछ ना कुछ आपको दे सकते हैं हम, इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपका क्वेश्चन कौन सा आ गया, आपको समझ में आ गया है कि स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन और स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम, स्ट्रक्चर यूनियन का डिफरेंस, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और फाइल हैंडलिंग में फाइल के मोड्स, फाइल कॉपी करने का प्रोग्राम विद कमांड एंड आर्गुमेंट, विदाउट कमांड एंड आर्गुमेंट। और फाइल दो टाइप की होती है, सीक्वेंशियल फाइल, रैंडम एक्सेस फाइल। रैंडम एक्सेस फाइल के लिए दो फंक्शन यूज होते हैं, एप्सिक, एप्टेल और रिवाइंड, ये तीन फंक्शन यूज होते हैं। बस इसी में अपना पेपर चलते रहता है। ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ गया है। फाइनली मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, वो यही कि ये पूरा सी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर से आपको यहाँ पे रोड मैप दिख रहा है, हमारे डीसॉप के ब्राउजर में रोड मैप बना है कि पहले आपको सी पढ़ना पड़ता है बहुत अच्छे से, बेसिक है, ये बेस है, बेस। वो समझा तो सेकंड सेम का नेक्स्ट सेम में आपको सी प्लस है वो समझेगा, वो समझेगा तो थर्ड सेम का डेटा स्ट्रक्चर है, फिर आगे जावा है, ओरेकल है, ये सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए ये सब प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़नी है तो 2-2.5 महीने 3 महीने समय देना पड़ता है, और फिर ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपके कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, वो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उनको बहुत अच्छा उसका फ़ायदा हुआ है। बट ठीक है, अभी कल का पेपर है, मैंने जितना इंपॉर्टेंट बताया वो अच्छे से पढ़ो, मिनिमम जो पढ़ सकते हो वो पढ़ो, अपना पेपर अच्छे से निकालो, उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। और याद से चैनल सब्सक्राइब करो, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करो ताकि उनको भी फायदा हो सके। हमारे कारण किसी और का फायदा हो रहा है, अच्छा बेटा, लोगों का फायदा करो, आपका फायदा होगा, बराबर है। तो आपको सबको आपके बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीवोक, जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, उन सब लोगों का जो भी सी का पेपर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। मैं दिल से बोलना चाहता हूँ कि आपका पेपर इजी रहे, आप मस्त लिखें और बहुत अच्छे अपने मार्क्स स्कोर करें, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बहुत टफ पेपर है, उसके भी मैं यूनिट 1, 2, 3, 4 के वीडियो बनाने वाला हूँ और वो थोड़ा जल्दी आपको मिल जाएगा। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डीएमएस एंड एनएम, सॉरी डीएमएस एंड स्टाटा, इस पे हम करंटली कोई वीडियो नहीं बना पाएंगे बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बट अभी डायरेक्टली आपको वीडियो मिलेगा ओएस का, तो आप उसके लिए ट्यून करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, सी यू सून, बी इन टच।